दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पेरिस शांति सम्मेलन के पहले क्वेश्चन को देखा था। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेरिस शांति सम्मेलन के स्वरूप और विफलता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने जाना था कि पेरिस शांति सम्मेलन का क्या स्वरूप है, उसके कार्यों को समझा था। आज हम लोग देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के स्वरूप को, ये जो सम्मेलन था इसका कैसा स्वरूप था और इससे विफल क्यों हो गया था, ये विफल क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, साथ में इसकी आलोचना को भी देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, दूसरा भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसमें क्या कहा जा रहा है। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व को एक नई राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दिशा देने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं। यह सम्मेलन केवल शांति स्थापित करने का मंच नहीं था, बल्कि युद्ध विजेता राष्ट्रों की शक्ति, हितों और मानसिकता को भी प्रतिबंधित करता था। जो विजय, ठीक है, उनको भी प्रतिबंधित करता है, उनके शक्ति को, उनके हितों और उनकी मानसिकता को भी प्रतिबंधित करता है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ एक सम्मेलन किया गया और जो हारे उसी के ऊपर ये सब कुछ किया गया, बल्कि जो जीता है उसको भी ये प्रतिबंधित करता है। आगे कहा जा रहा है कि यद्यपि इसका उद्देश्य अस्थायी शांति था, किंतु अपने स्वरूप और कार्य प्रणाली के कारण यह सम्मेलन तीव्र आलोचना का विषय बना और अंततः असफल सिद्ध हुआ। क्या कहा गया? यद्यपि इसका उद्देश्य अस्थायी शांति था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में शांति को बनाए रखना। ठीक है, किंतु अपने स्वरूप और कार्य प्रणाली के कारण, इसका जो स्वरूप है, इसका जो कार्य प्रणाली है, इसके कारण यह सम्मेलन तीव्र आलोचना का विषय बना। ये जो सम्मेलन तीव्र आलोचना का विषय बना और अंततः असफल यह सिद्ध हुआ। अंततः क्या होता है? सफल नहीं हो सका। आगे हम लोग देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन का स्वरूप को, कि पेरिस शांति सम्मेलन जो लागू किया था, जो आयोजन किया गया था, उसका स्वरूप कैसा था। तो पहला जो स्वरूप है वह विजय राष्ट्रों का प्रभुत्वपूर्ण स्वरूप। जो विजय राष्ट्र थे, जो पहले युद्ध में जीते थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के विजय राष्ट्र थे, उनका प्रभुत्व स्वरूप देखने को मिला था। कहा जा रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन का स्वरूप मूलतः विजय राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली के नियंत्रण में था। ये जो शांति सम्मेलन था, इसका स्वरूप पूर्णतः किसमें था? विजय राष्ट्रों के हाथ में था। पराजित राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी को सम्मेलन में भाग लेने या अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। इसको भाग लेने का या फिर इसको अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया, और इसके बाद भी इसको बहुत प्रताड़ित भी किया गया था। इससे सम्मेलन एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बन गया। इससे क्या था? जो सम्मेलन वो एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बन गया। जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसके बारे में आपको बात करना, अगर उसको आप सभा में ना बुलाए तो कैसा होगा? इसके साथ ऐसा ही हुआ था। दूसरा जिसका स्वरूप था वो था बिग फोर का वर्चस्व। जो विजय राष्ट्र थे बिग फोर, उसका वर्चस्व देखने को मिला था। सम्मेलन के निर्णय वास्तविक रूप से बिग फोर नेताओं वुडरो विल्सन जो अमेरिका के थे, लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटेन के थे, बंसो जो फ्रांस के थे और आयरलैंड इटली के थे द्वारा लिए गए। ये सारे जो फैसले लिए गए इन्हीं चार देशों के द्वारा लिए गए। छोटे राष्ट्र केवल नाम मात्र की उपस्थिति रखते थे। जो छोटे राष्ट्र थे वो सिर्फ वहां पर गए थे। जैसे लोकतांत्रिक भावना का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे लोकतांत्रिक भावना का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और साथ में जिसके ऊपर ये कानून बना रहा था, जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा रहा था, जिसके ऊपर क्षतिपूर्ति लगा रहा था, उस देश को बुलाया ही नहीं था। तीसरा जो इसका स्वरूप था वो था आदर्शवाद और यथार्थवाद का टकराव। आदर्शवाद और यथार्थवाद का टकराव। सम्मेलन में एक और वुडरो विल्सन का आदर्शवाद था। सम्मेलन में क्या? तो एक और वुडरो विल्सन का आदर्शवाद था, जो 14 सूत्रों और आत्मनिर्णय से सिद्धांत पर आधारित था। जो 14 सूत्रों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित था। जबकि दूसरी ओर फ्रांस और ब्रिटेन का कठोर यथार्थवाद था, जो जर्मनी को कमजोर करने पर केंद्रित था। ये जो ब्रिटेन और फ्रांस था, ये चाहता था कि अगर जर्मनी उठ जाए तो हम लोग बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। उस टाइम जर्मनी बहुत ही ताकतवर देश था और सभी जो देश हैं वो मिल करके चाहते थे कि जर्मनी को किसी तरह से दबा दिया जाए। ठीक है, तो इनका एक यथार्थवाद इसका था, मतलब यथार्थवाद स्वरूप था इसका, जिसके कारण वो चाहते थे कि जर्मनी को किसी भी हाल में दबाना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। इसी टकराव ने सम्मेलन को असंतुलित स्वरूप दिया, और इसी टकराव ने क्या? तो सम्मेलन को असंतुलित स्वरूप दिया था। चौथा जो इसमें स्वरूप को हम लोग देखेंगे वो है दंडात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रकृति। दंडात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रकृति। दंड मतलब क्या है? कि उसको दंडित करना, और प्रतिशोध का मतलब क्या है? बदला लेना। तो इस तरह का प्रकृति उसमें देखा गया था, इस तरह का स्वरूप उसमें देखा गया था। विशेषकर वर्साय की संधि के प्रति अत्यधिक कठोर और अपमानजनक शर्तें लगाई गई। विशेषकर क्या कहा कि वर्साय का संधि जब हुआ था उस टाइम जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रति अत्यधिक कठोर लगाए गए, जर्मनी के ऊपर कई सारे अत्यधिक कठोर शर्तें लगाई गई, अपमानजनक शर्तें लगाई गई। यह सम्मेलन शांति से अधिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होता था। ये जो सम्मेलन था वो शांति से अधिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होता था। इसको शांति के लिए नहीं आयोजित किए थे, बल्कि लोगों को ऐसा लगा, जो विजय राष्ट्र थे जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी वो बहुत ही उड़ रहा है, इसको भी किसी तरह से गिराना है तो गिराना है। मतलब प्रतिशोध का भावना इसमें दिख रहा था, ना कि शांति सम्मेलन का।
जिससे इसका नैतिक स्वरूप कमजोर पड़ गया, जिससे इसका नैतिक स्वरूप कमजोर पड़ गया। ये जो पेरिस का शांति सम्मेलन है, इसका नैतिक स्वरूप कमजोर पड़ा, क्योंकि कोई भी सम्मेलन क्या आता है तो आप जो अच्छा है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो आगे बढ़ गया उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, सारे देश आप मिलकर उस देश को दबाने की कोशिश करें। इसलिए कहा जा रहा है इसका नैतिक स्वरूप कमजोर पड़ा। पांचों जिसका स्वरूप है वो औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव। औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव देखने को मिला। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने का। सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के देशों के हितों की उपेक्षा की गई। जो एशिया और अफ्रीका के देश है इसके हितों की उपेक्षा की, मतलब इसको अनदेखा किया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के बजाय मंडेट प्रणाली के अंतर्गत उपनिवेशों, जो जैसे कि हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था उस टाइम, ठीक है, तो हमको स्वतंत्रता देने के बजाय मंडेट प्रणाली के अंतर्गत शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में रखा गया। मंडेट प्रणाली क्या है? जहां पर जो शक्तिशाली देश है, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे उस टाइम के शक्तिशाली देश थे, तो उसके निगरानी के अंतर्गत हम लोग को रखा गया था कि वो लोग देखरेख करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कोई भी देश किसी पर कब्जा कर रहा था और वो देश गुस्सा है तो युद्ध हुआ, और इसी के लिए शांति सम्मेलन किया गया। शांति सम्मेलन में ऐसा होना चाहिए कि जो देश पर कब्जा कोई कर रहा है उसको स्वतंत्र किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जो भारत देश है या फिर जो अन्य देश है उसको स्वतंत्रता नहीं दिया गया, बल्कि उसको मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत रखा गया कि जो भी विकसित देश है वो उनका देखरेख करेगा, उसको अपने निगरानी में रखेगा, ठीक है। जिससे सम्मेलन की न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगा। जिससे क्या है, तो सम्मेलन की न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगा, जबकि ऐसा होना चाहिए कि उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए अगर इस तरह का नियम बनाए जा रहे हैं तो। पेरिस शांति सम्मेलन की विफलता को हम लोग समझेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन की विफलता क्यों हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला, अस्थायी शांति स्थापित करने में असफलता। अस्थायी शांति स्थापित करने में असफलता, ऐसा क्यों हुआ था? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करना था, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जर्मनी पर लगाए गए कठोर दंड ने उसके भीतर गहरा असंतोष और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न की, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। जबरदस्ती अब किसी पर कई सारे देशों ने युद्ध लड़ा, हालांकि जो जीता और जो हारा, लेकिन लड़ा तो दोनों को। तो सिर्फ एक देश को आप दोषी मानकर अगर उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का आरोप थोप देते कि आपको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, तो इस तरह से क्या असंतोष फैलेगा ही, प्रतिशोध फैला, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ और जर्मनी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पर मार्ग प्रशस्त किया गया। इसलिए असफल होने का पहला कारण रहा। दूसरा जो कारण था असफल होने का वो है जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार। जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराकर उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति और क्षेत्रीय नुकसान थोपे गए। मतलब उसको पैसा भी देना पड़ा, आर्थिक क्षतिपूर्ति भी देना पड़ा, और उसके हाथ से जो जमीन था वो भी चला गया। उसे सम्मेलन में अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया, उसको सम्मेलन में बुलाया भी नहीं गया था। यह अन्यायपूर्ण व्यवहार सम्मेलन की सबसे बड़ी विफलता माना जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो कई जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे देश लड़ रहे थे, तो जो विजय हुआ इसका मतलब क्या है कि विजय हुआ जो राष्ट्र है वो अधिक शक्तिशाली है। आज के समय में वो अधिक शक्तिशाली समय है, और जो हार गया वो कम शक्तिशाली हो गया, क्योंकि अभी उसका नुकसान हुआ है। तो अगर विजय राष्ट्र है, अगर वो चाहे तो उसके खिलाफ कानून बना सकता है, क्योंकि वो हार चुका है तो उसके खिलाफ वो कानून बनाएगा। तो इसी कारण जर्मनी के खिलाफ बहुत सारे मतलब अन्यायपूर्ण कानून बना दिए गए, जिसके कारण ये जर्मनी से नहीं सहा गया। इस तरह के दूसरे युद्ध को भी इसने जन्म दिया था। तीसरा जो कारण था इसके असफल होने का वो है राष्ट्रीयता के सिद्धांत का अपूर्ण प्रयोग। राष्ट्रीयता के सिद्धांत का अपूर्ण प्रयोग, जो राष्ट्रीयता का सिद्धांत लाया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा, ठीक है। यद्यपि आत्मनिर्णय का सिद्धांत अपनाने की बात की गई, यद्यपि आत्मनिर्णय का सिद्धांत अपनाने की बात कही गई, ये जो आत्मनिर्णय है इस सिद्धांत को अपनाने की बात कही गई, लेकिन ये समान रूप से लागू नहीं किया गया। लेकिन ये क्या है, तो समान रूप से इसको लागू नहीं किया जा सका। यूरोप के कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समस्याएं बनी रही, जो अल्पसंख्यक समस्याएं वो बनी रही। उपनिवेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली, जिससे राष्ट्रीय असंतोष बढ़ा। जो राष्ट्रीयता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो भी राष्ट्र है, जितने भी राष्ट्र है, उसको खुद निर्णय लेने का स्वतंत्रता होना चाहिए। लेकिन हमारा देश, आप दुनिया देश का छोड़िए, आप अपने देश को समझिए कि जो हमारा देश उस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था। तो राष्ट्रीयता का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी गुलाम देश है उसको स्वतंत्र किया जाए, उसको खुद से निर्णय लेने का अधिकार है राष्ट्रीयता सिद्धांत के अनुसार। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। उसको उस तरह के जो देश हैं उसको उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि उसको एक मंडेट प्रणाली के अंतर्गत रख दिया गया था। तो ये भी एक सफलता का कारण रहा था, असफलता का एक कारण बना था। दूसरा था राष्ट्र संघ की कमजोरी। राष्ट्र संघ की कमजोरी, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किंतु इसे पर्याप्त अधिकार और शक्ति नहीं दी गई। लेकिन जो राष्ट्र संघ है इसको पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए, शक्ति नहीं दी गई, जिसके कारण ये भी असफल रहा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का इसमें शामिल ना होना इसकी प्रभावशीलता को और कमजोर कर दिया, जिससे यह युद्ध रोकने में असमर्थ रहा, रह गया। ये जो राष्ट्र संघ है इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ था।
जिसके कारण ये और भी ज्यादा कमजोर हो गया और इसको उतनी शक्ति भी नहीं दी गई, उसको उतना अधिकार भी नहीं दिया गया कि ये युद्ध को रोक सके। पांचवा जो कारण था असफलता का, वो है राजनीतिक अस्थिरता और नए विवाद। राजनीतिक अस्थिरता और नए विवाद। सम्मेलन के बाद यूरोप में नई सीमाएं खींची गई, यूरोप में कई सारे नई सीमाएं खींची गई, मतलब यूरोप का नया चित्र प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये सीमाएं कई स्थानों पर व्यवहारिक और जातीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं थी। जिस तरह से हमारे देश में जैसे लाइन खींच दिया गया, ठीक है, उसी तरह से, लेकिन ये सीमाएं कई स्थानों पर व्यवहारिक और जातीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं थी। इससे नए राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता और आपसी विवाद उत्पन्न हुए। इससे क्या है, तो नए राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता और आपसी विवाद भी उत्पन्न हुए थे। तो ये कुछ कारण रहे थे पेरिस शांति सम्मेलन के असफल होने का। ठीक है, हमने दो चीजों को जाना, पेरिस शांति सम्मेलन के स्वरूप को समझ लिया, आगे हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन के असफलता के कारणों को हमने समझा। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग देख लेंगे। निष्कर्ष लिखना जरूरी है, 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखें। कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पेरिस शांति सम्मेलन अपने आदर्शों और उद्देश्यों को व्यवहार में उतारने में असफल रहा। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसका स्वरूप असमान, पक्षपातपूर्ण और प्रतिशोधात्मक था। मतलब जो पक्षपातपूर्ण है, मतलब एक पक्ष की तरफ सही था, एक पक्ष की तरफ गलत। प्रतिशोधात्मक था, मतलब कह सकते हैं कि इसमें दुश्मनी निकालने वाला बात था। यद्यपि इसने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था को एक ढांचा दिया, युद्ध के बाद इसने विश्व व्यवस्था को एक ढांचा दिया था और राष्ट्र संघ जैसी संस्था की स्थापना की। इसमें क्या, तो राष्ट्र संघ जैसी संस्था का भी स्थापना किया। फिर भी कठोर संधियों, अधूरी राष्ट्रीयता और शक्तिशाली राष्ट्रों के स्वार्थ ने इसे विफल बना दिया। क्या, तो जो अधूरी राष्ट्रीयता था, जो अधूरी राष्ट्रीयता सिद्धांत था, उसने शक्तिशाली राष्ट्रों के जो स्वार्थ थे उसने इसको विफल बनाया। यही कारण है कि इतिहासकार पेरिस शांति सम्मेलन को शांति का सम्मेलन नहीं बल्कि अगले युद्ध की भूमिका मानते हैं। इसको शांति का सम्मेलन नहीं बल्कि अगले युद्ध का एक भूमिका मानते हैं, क्योंकि इसी के कारण जो आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण यही बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। एक और बात आपको बता दें कि आप लोग फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगता है, कुछ सुधार करने का जरूरत है या फिर आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा। अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि समझ में आ गया, नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या सुधार करने का जरूरत है ये भी आप बताएं कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।